हेलो। टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट द पैरेलल रिएक्शन। इस वीडियो में हम पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल की एग्जांपल के साथ में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन होती क्या है ये देखते हैं। पैरेलल रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट डिकम्पोज और रिएक्ट इन मोर देन वन वे आर कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्शंस देता है एक ही बार में, एक ही साथ में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ए से बी बन रहा है, ये एक रिएक्शन है। साथ ही साथ एक दूसरी रिएक्शन भी हो रही है जिसमें ए से सी बन रहा है। यानी आपने क्या किया, एक रिएक्शन करवाई ए की जिसमें एक डिकम्पोज हो रहा है बी में, साइमल्टेनियसली ए डिकम्पोज हो रहा है सी में। ठीक है, बट दोनों अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू हो रहे हैं। ये जो है वो R1 यानी फर्स्ट रिएक्शन से हो रहा है चेंज, ये जो चेंज है सेकंड रिएक्शन से चेंज हो रहा है ना। तो एक ही रिएक्टेंट है बट एक से ज़्यादा रिएक्शंस दे रहा है साइमल्टेनियसली, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल रिएक्शंस कहलाती हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए रेट कांस्टेंट है K1। सेकेंड रिएक्शन जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है सी में, उसके लिए रेट कांस्टेंट है K2। अलग अलग रिएक्शन से दोनों के रेट कांस्टेंट अलग अलग हैं। ओके, अब इसके लिए कैलकुलेशंस कैसे हैं वो देख लेते हैं। इफ़ बोथ द रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, यानी ए का कन्वर्ट होना बी में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए का सी में कन्वर्ट होना भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो वी गेट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस वे। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन यानी दोनों रिएक्शंस को मिला के जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो, यानी फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन दोनों को अगर आप मिला दें तो उससे जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आ जाएगा। अब हम मान रहे हैं कि दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को R1 बोल रहे हैं, और जिसमें ए सी में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन को R2 बोल रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ये लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू K1 मल्टीप्लाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए, दिस इज़ 1। ये लिख सकते हैं आप, इसी तरह से लिखते हैं ना रेट लॉ। अब इसी तरह से हम R2 लिख सकते हैं K2 मल्टीप्लाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये R1 और R2 हो गया। R1 मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, R2 इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकेंड रिएक्शन, है ना। अब हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल रहे हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं दोनों को ऐड करके, यानी R1 प्लस R2 करके। तो R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए, ये R1 प्लस R2 आ गया, है ना। इसको मैथमेटिकली जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए। क्लियर। तो ये हो गया ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इस पैरेलल रिएक्शन में दो रिएक्शन साथ साथ हो रही थी, दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया। ओके, अब जो आप डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या होगा, अगर मैं ए के टर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। इसी तरह से लिखा जाता है ना। अगर आपको डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन लिखने में कन्फ्यूज़न होता है तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये आगे हमारी कैलकुलेशंस में काम भी आएगा। ओके, तो डिफरेंशियल टर्म में मैंने लिखा तो आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज़ द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए। ओके, अब देखिए अगर मुझे R1 बाय R2 करना है, R1 डिवाइडेड बाय R2 अगर हम करते हैं दैट इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाय K2, है ना। R1 था K1 मल्टीप्लाइड बाय ए एंड R2 था K2 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा। So R1 by R2 is equal to K1 by K2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेकेंड। सो R1 by R2 हो गया हमारा K1 by K2। अब अगर मैं R1 को यानी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, इसको अगर हम डिफरेंशियल टर्म में लिखें इन और हम मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी के साथ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम R2 लिखें, R2 में क्या बन रहा है, सेकेंड रिएक्शन में C बन रहा है, तो वो हो जाएगा डी सी बाई डी टी, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है,
तो ये डिफरेंशियल टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है। ठीक है, इससे अगर हम फर्दर वैल्यू पुट करें R1 और R2 की जगह, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, R1/R2 हो गया dB/dt एंड डिवाइडेड बाय dC/dt एंड दैट इज इक्वल टू K1/K2, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन C इज इक्वल टू K1/K2। ये रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है सेम है इस केस में। क्यों है ऐसा? बिकॉज यहाँ पे दो सबके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सबके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 1 है। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू K1/K2 हो गया। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बी और सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है उसका जो रेशो है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज दोनों क्या है, K1 और K2 कांस्टेंट्स है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी की कंसनट्रेशन का जो रेशो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, बिकॉज K1 और K2 तो टाइम के साथ बदलता नहीं ना। सो जो रेशो ऑफ B टू C है वो कंसनट्रेशन रहता है विद द टाइम। टाइम के साथ बी और सी की कंसनट्रेशन का रेशो जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए अगर K1 है ज़्यादा K2 से, यानी कि K1 ज़्यादा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन के लिए वो ज़्यादा है। दैट मीन्स R1 इज़ द मेन रिएक्शन एंड R2 इज़ द साइड रिएक्शन। जो रिएक्शन फास्ट होती है उसको हम मेन रिएक्शन बोल देते हैं, जो स्लो होती है उसको हम साइड रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल है फिनॉल का नाइट्रेशन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है। K1 इज ग्रेटर हियर सो इट इज़ मेन रिएक्शन एंड K2 इज smaller so it is a side reaction. Similarly benzene react with the chlorine, K1 is greater so ये वाली रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन का बनना मेन रिएक्शन है और हेक्साक्लोरो प्रोडक्ट का बनना साइड रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं न्यूमेरिकल का, उससे आपको क्लियर होगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने होते हैं। फॉर अ पैरेलल रिएक्शन बोथ द रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हियर A इज कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस B एंड A इज कन्वर्टिंग इनटू थ्राइस C। अब यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है, A B और C के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आप ध्यान दे रखिए कि कैसे उसको यूज़ करना है। हमें दे रखा है K1/K2 इज 0.5, यानी जो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द सेकेंड रिएक्शन उसका जो रेशियो दैट इज 0.5। Initially we have taken 10 moles of A, then calculate the ratio of B to C at any instant। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि B से C की कंसनट्रेशन का जो रेशियो है वो टाइम के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे हमें रेशियो ऑफ B टू C निकालना है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ C एंड A व्हेन मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड इज 2। जब B के 2 मोल बन जाते हैं तो A के कितने मोल्स बचेंगे उस टाइम पे और C के कितने मोल बन गए होंगे, ये कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही R1 इज इक्वल टू K1 है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड R2 इज इक्वल टू K2 है। ओके, दोनों रिएक्शंस क्या हैं, दोनों बहुत रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट लॉ होता है वो लिख लिया, R1 के लिए भी और R2 के लिए भी। अब R1/R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू K1/K2 दैट इज़ 0.5 हमको गिवन है। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल टर्म में लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना है B और C की। ठीक है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, यहाँ पे हमने किया था डिफरेंशियल टर्म में लिखा था, है ना। तो जब हम डिफरेंशियल टर्म में लिखते हैं dB/dt करते हैं, जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में था। इसका तो कोफिशिएंट 1 ही था तो डिवाइड में 1 ही आया, दैट मीन्स इट इज़ ओनली dB/dt। बट रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है और अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इट इज़ नॉट 1 तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B अलग अलग होगा। यानी अगर मैं B से रेट ऑफ रिएक्शन निकालूँ तो वो क्या होगी, R1 इज इक्वल टू 1/2 dB/dt। ठीक है, R1 अगर मुझे निकालना है इन द टर्म्स ऑफ B इट विल बी 1/2। यहाँ कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड में आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, इसी तरह से R2 क्या हो जाएगा, 1/3। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, C का 3, तो 3 डिवाइड में आएगा 1/3 dC/dt। ओके, तो ये R1 और R2 निकाला मैंने इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। सो रिमेंबर जब भी आप डिफरेंशियल टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो जो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वाला जो फॉर्मूला है उसमें आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लेना है। ओके, अगेन हम सेइंग अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशंस करने में ईजी रहे। ओके, अभी R1/R2 का रेशियो है ये K1/K2 के हैं। इसी को हम ये वाले फॉर्मूले की वैल्यूज़ हैं R1/R2 की वो यहाँ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए R1/R2 की जगह ये आ गया पूरा फैक्टर दैट इज़ इक्वल टू 0.5। ओके, नाउ अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है
कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, यानी ये वाला जो फैक्टर है, रेट ऑफ फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, उसमें कोफिशिएंट डिवाइड में नहीं आता. दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज ओनली डी बी बाय डी टी. सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कितना हो जाएगा, ओनली डी सी बाय डी टी. ओके, देखिए डिफरेंस है. जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तब तो आप कोफिशिएंट डिवाइड में लेते हैं. जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कोफिशिएंट डिवाइड में नहीं आता. ठीक है, अब हमें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी. तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉफिशिएंट्स हैं 1/2 एंड 1/3, इसको यहाँ से इधर लेके जाएंगे, है ना. हमें सिर्फ डी बी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी सी बाई डी टी चाहिए. तो कितना हो गया हमारा, ये कॉफिशिएंट्स अगर इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, दैट इज़ 1/3. यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है 1/3. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जिस स्पीड से बी बन रहा है उसकी और उसके थ्री टाइम्स स्पीड से सी बन रहा है ना. सो वी कैन से व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज फॉर्म 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म. इट इज़ अ करेक्शन हियर, 3 मोल ऑफ सी इज फॉर्म. ओके, जब तक बी का 1 मोल बनता है सी के कितने मोल बन जाते हैं, 3 मोल्स बन जाते हैं, बिकॉज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज़ 1/3. ओके, इससे हम ये भी कह सकते हैं व्हेन 2 मोल ऑफ बी आर फॉर्म, जब तक बी के 2 मोल बनेंगे तो सी के कितने बन जाएंगे, 6 मोल्स. क्लियर. सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था, व्हेन द 2 मोल्स ऑफ बी आर फॉर्म कैलकुलेट द मोल्स ऑफ सी एंड ए. तो हमने सी के मोल्स तो निकाल लिए, जब बी के 2 मोल्स बन जाते हैं सी के 6 मोल्स बन गए. ओके, अब हमें निकालना है कि ए के कितने मोल्स रिमेनिंग है. कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ए एट दैट टाइम. इनिशियली वी हैव टेकन 10 मोल्स ऑफ ए. शुरू में आपने 10 मोल्स लिया, बी के जब 2 मोल्स बन गए तब ए कितना है वो निकालना है. ओके, तो स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन लिखी थी तो क्या लिखा था, ए कन्वर्ट इनटू ट्वाइस बी एंड ए कन्वर्ट इनटू थ्राइस सी. ओके, यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे. ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कन्वर्ट इनटू ट्वाइस बी मीन्स 2 मोल्स ऑफ बी फॉर्म देन 1 मोल ऑफ ए इज कंज्यूम, है ना. सिंपल स्टाइक्योमेट्री है कि जब ए का 1 मोल कंज्यूम होता है तो बी के 2 मोल्स बनते हैं. क्वेश्चन में हमें 2 मोल्स ऑफ बी दे के पूछा है. सो व्हेन द 2 मोल्स ऑफ बी आर फॉर्म्ड 1 मोल ऑफ ए इज कंज्यूम्ड. ओके, हमें ये पता लग गया कि जितना भी हमने इनिशियली लिया होगा उसमें से ए का 1 मोल तो कंज्यूम्ड हो गया बी के 2 मोल्स बनाने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन ए कन्वर्ट इनटू थ्राइस सी, दैट मीन्स अभी देखिए बी के 2 मोल्स फॉर्म होते हैं तो सी के कितने मोल बन गए, 6 मोल बन गए. सो जब सी के 6 मोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे तो ए के कितने मोल्स कंज्यूम हुए होंगे, 2 मोल्स, है ना. 1:3 है ना. यहाँ पे ए का 1 मोल सी के 3 मोल्स देता है, तो सी के 6 मोल्स प्रोड्यूस हुए नहीं, बी के कितने 2 मोल्स कंज्यूम हुए. ओके, सो ओवरऑल ए के कितने मोल्स कंज्यूम हुए, ओवरऑल ए के मोल्स जो कंज्यूम हुए वो 2 रिएक्शंस में कंज्यूम है. पैरेलल रिएक्शन है ना, 2 मोल रिएक्शंस में कंज्यूम है, एक तो ए को बी में बदलने में, एक को ए को सी में बदलने में. ठीक है, सो जब बी बनता है तो ए का 1 मोल कंज्यूम होता है बी के 2 मोल्स बनाने के लिए, और जब तक बी के 2 मोल्स बनते हैं सी के 6 मोल्स बन चुके होते हैं, और सी के 6 मोल्स बनाने के लिए ए के 2 मोल्स कंज्यूम्स होते हैं. सो ओवरऑल ए के कितने मोल्स कंज्यूम है, 3 मोल्स. ठीक है, इनिशियली हमने लिया है 10 मोल्स, उसमें से 3 मोल्स हमारे कंज्यूम हो गए, सो रिमेनिंग मोल्स कितने हो गए, 7 मोल्स. ओके, सो 7 moles of A are remaining. This is the solution of the question. I hope you understand कि पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.